अब्दुल्ला शाह चांद मियाँ के घर से निकलकर जंगल के क्वार्टर में आ तो गया था, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुल्तान को धारा खू के रेलवे क्वार्टर से कैसे निकाल सकेगा। इसके पास कोई असला वगैरह भी नहीं था, इलाके से भी वो नावाकिफ था, मगर चांद मियाँ के घर में वो और नहीं रहना चाहता था। रात गुजर गई, दिन की रोशनी फैली तो अब्दुल्ला शाह ने क्वार्टर से बाहर आकर माहौल का जायजा लिया। एक ख़तरा यह भी था कि पुलिस इसकी तलाश में है, हो सकता है इस तरफ भी इसे तलाश करती निकल आए। वो धारा खू के रेलवे क्वार्टरों के निशानदेही भी करना चाहता था। थोड़ी देर तक वो एक दरख्त की ओट में बैठा गिरदो पेश पर नजरें दौड़ाता रहा, फिर उठा और धारा खू क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। ये सारा रास्ता चांद मियाँ ने इसे समझा दिया था। वो बड़ी एहतियात से दाएं बाएं देखता झाड़ियों और दरख्तों में चल रहा था। आगे चढ़ाई थी। चांद मियाँ ने बताया था कि चढ़ाई चढ़ने के बाद बाएं जानिब धारा खू के स्टेशन का सिग्नल नजर आएगा। इस तरफ नहीं जाना बल्कि सीधा चलना है, आगे रेलवे लाइन पार करनी है और फिर बाएं जानिब मुड़ जाना है। इसके बाद क्वार्टरों की छतें नजर आएंगी। अब्दुल्ला शाह चढ़ाई चढ़ गया है। बाएं जानिब देखा तो कुछ फासले पर रेलवे सिग्नल नजर आ रहे थे। वो आगे बढ़ा। चंद कदम चलने के बाद रेलवे लाइन आ गई। इसने रेलवे लाइन पार की और बाएं जानिब मुड़ गया। कोई 100 कदम चला होगा कि बाएं तरफ जरा नशीब में इसे रेलवे क्वार्टर नजर आने लगे। वहाँ भी रानी छाई हुई थी। ये रेलवे क्वार्टर वैसे भी खाली रहते थे, अब वहाँ पुलिस ने कब्जा कर रखा था और ख़तरनाक मुजरिमों को पूछगछ के वास्ते वहाँ लाया जाता था। अब्दुल्ला बैठ गया। इसकी नज़रें रेलवे क्वार्टरों पर जमी हुई थी। इसे 1-2 सिपाही भी नजर आए। यहाँ रात के वक्त ही कोई कमांडो एक्शन किया जा सकता था। इसने सारी जगह को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लिया, क्योंकि इसको रात के अंधेरे में वहाँ आना था। वो जिस तरफ से आया था इसी रास्ते से चलता वापस क्वार्टर में आ गया। क्वार्टर में बैठने की बजाय वो बाहर कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसे भूख महसूस हुई। इसकी जेब में कुछ रुपए मौजूद थे, मगर वो खाने पीने के लिए शहर का रुख नहीं कर सकता था। चुपचाप बैठा रहा। दिन काफ़ी चढ़ाया था। धूप दरख्तों से छिन छिन कर झाड़ियों और घास पर आ रही थी। मौसम खुशगवार था। वहाँ खामोशी छाई थी। अचानक अब्दुल्ला को महसूस हुआ जैसे कोई झाड़ियों में से गुजरता चला आता है। वो वहीं औंधा होकर लेट गया और जिस तरफ से आवाज़ आई थी इस तरफ देखने लगा। इसने अपने सामने झाड़ियों को जरा सा हटा रखा था। इसने एक लड़की को देखा कि नीली चादर से मुंह सर ढांपे हाथ में थैला उठाए चली आ रही है। इसका रुख जंगल वाली वीरान क्वार्टर की तरफ था। लड़की जरा आगे आई तो अब्दुल्ला ने इसे पहचान लिया। ये चांद मियाँ की बेटी फातिमा थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये यहाँ क्या करने आई है। लड़की खाली क्वार्टर के पास आकर रुक गई और इधर उधर देखने लगी, फिर वहीं बैठ गई। अब्दुल्ला शाह झाड़ियों में से निकल आया। इसने फातिमा को आहिस्ता से आवाज़ दी। फातिमा ने अब्दुल्ला शाह को मुड़कर देखा और उठकर इसके पास आ गई। अब्दुल्ला ने इसे अपने पास बिठा लिया। बेटी कैसे आई हो? फातिमा ने थैला आगे करके कहा। अब्बा ने खाना भेजा है और ये 100 रुपये भी। अब्बा ने कहा था कि ये आपके काम आएंगे। मैं जाती हूँ, अब्बा ने कहा था। वहाँ 1 मिनट भी न रुकना। फातिमा उठी और तेज़ तेज़ कदमों से वापस चल पड़ी। अब्दुल्ला शाह के हाथ में 100 रुपये का इंडियन नोट था। घास पर थैला पड़ा था और इसकी निगाहें फातिमा बेटी को दरख्तों झाड़ियों के पीछे गुम होते देख रही थी। अब्दुल्ला शाह की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसने थैला खोला। थैले में 6-7 आलूओं वाले पराठे अखबार में लपेटे हुए थे। अब्दुल्ला शाह ने एक पराठा खा लिया, बाकी कागज़ में लपेट कर थैले में रखे और थैला क्वार्टर में पीछे की तरफ से जाकर एक जानिब दीवार के साथ लटका दिया। वो सारा दिन वहीं छुपा रहा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो वो धारा खू वाले रेलवे क्वार्टरों की तरफ चल पड़ा। दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सुल्तान जिंदा हो, कहीं से हिंदू इंस्पेक्टर ने फांसी न लगा दिया हो। अंधेरे में रास्ता टटोल टटोल कर चलता वो रेलवे लाइन पार कर गया। स्टेशन के सिग्नल की बत्ती सुर्ख थी। जब वो रेलवे क्वार्टरों के करीब पहुंचा तो रुक गया। अब इसने एक खास सिमत का तयन किया और फूंक फूंक कर कदम उठाने लगा। वो चारों तरफ से चौकस होकर बढ़ रहा था। पहले क्वार्टर के कोने पर बल्ब जल रहा था। वो दूसरी तरफ गया। अब इसका और क्वार्टरों की अकबी दीवार का फासला 50-60 कदम रह गया। दरमियान में खुली जगह आ गई जहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी। अब्दुल्ला इन झाड़ियों में दबक कर बैठ गया। यहाँ से इसे क्वार्टरों के सामने वाली दीवार के पास जाना था। वो बड़ा हैरान था कि पुलिस ने यहाँ कश्मीरी मुजाहिद को कैद में रखा हुआ है जो तरबियत याफ्ता कमांडो है और सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। इसे क्वार्टरों के सामने की जानिब 2 सिपाही नजर आए थे, मगर अकबी दीवार बिल्कुल खाली थी। सबसे पहले अब्दुल्ला को ये मालूम करना था कि सुल्तान कौन से क्वार्टर में बंद है। इसे अकबी दीवार के साथ साथ खिसकते हुए अंधेरे में कोने तक जाना था। वो झाड़ियों में से निकलकर दीवार की तरफ जाने ही लगा था कि एक इंसानी साया कोने की तरफ से होता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब्दुल्ला जल्दी से पीछे होकर बैठ गया। इसने झाड़ियों की शाखें हटाकर देखा। साया अब कोने वाले बल्ब की रोशनी में आ गया था। वो पुलिस का सिपाही था। राइफल इसके कंधे से लटक रही थी और वो सिगरेट पीता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चल रहा था। दीवार के कोने पर आकर वो वापस हो गया। वो नाइट ड्यूटी पर था। अकबी दीवार के आगे आगे टहल कर पहरा दे रहा था। अब्दुल्ला शाह ने सोच लिया कि इसे क्या करना है। सिपाही कोने पर आकर वापस मुड़ा तो अब्दुल्ला शाह ने इसे चंद कदम चलने दिया।
जब वो दूर हो गया तो अब्दुल्ला झुककर दबे पांव चलता एक झाड़ी के पीछे दबक गया। ये झाड़ी दीवार से 6-7 कदमों के फासले पर थी। सिपाही दीवार के अगले कोने तक जाकर वापस आ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ रहा था। अब्दुल्ला शाह झाड़ी के पीछे घात लगाकर बैठा था। इसने सिपाही के कंधे से लटकी राइफल का जायजा लिया। राइफल इसी तरह लटकी हुई थी कि सिपाही को फायर करने की मोहलत नहीं मिल सकती थी। अब्दुल्ला शाह ने सिपाही की गर्दन और इसके मुंह को टारगेट बना लिया। वो चाहता था कि मरने से पहले सिपाही आवाज़ न निकाल सके। इसकी एक आवाज़ पर सामने की जानिब से सिपाही वहां आ सकते थे और अब्दुल्ला को कुछ पता नहीं था कि इधर पुलिस की कितनी नफरी है। सिपाही कुछ देर दीवार के कोने पर बल्ब की रोशनी में खड़े होकर सिगरेट के कश लगाता रहा। सिगरेट खत्म हो गया तो इसने सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। किसी ने क्वार्टरों के सामने की जानिब से इस सिपाही को आवाज़ दी, अरे बंसी, जागते हो गए, सो गए हो? इस सिपाही का नाम बंसी था। इसने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, अरे जागता हूँ। दूसरी तरफ से 2-3 सिपाहियों के इकट्ठे हंसने की आवाज़ आई। ये सिपाही वापस मुड़ा और दीवार के साथ साथ टहल टहल कर चलने लगा। इसी दौरान अब्दुल्ला शाह झाड़ियों में से निकल चुका था और झुका झुका दबे पांव सिपाही के अकब में पहुंच गया था। सिपाही ने आहट महसूस की और पलट कर देखा। अब सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इसे इतनी मोहलत भी दी जाती कि वो कोई आवाज़ निकाल सकता। कम से कम अब्दुल्ला शाह ने तो यही सोच रखा था कि लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐन वक्त पर कोई कुदरती वाक़या रोनुमा हो जाता है और सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। ऐसा ही हुआ। जैसे ही अब्दुल्ला शाह झाड़ियों से निकलकर अंधेरे में झपटने के लिए आगे बढ़ा, सिपाही के हाथ से सिगरेट की डब्बी नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि वो दूसरा सिगरेट सुलगाने के लिए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल चुका था, जिस वक्त अब्दुल्ला इस पर झपटा यानी इसी वक्त सिगरेट का पैकेट सिपाही के हाथ से नीचे गिर पड़ा और वो उठाने के लिए झुक गया। अब्दुल्ला शाह ने घबरा कर सिपाही की कमर को काबू करना चाहा, मगर इसी दौरान सिपाही होशियार हो गया। वो उछल कर दूसरी तरफ हो गया। इसने तेजी से राइफल कांधे से उतारी और फायर कर दिया। यह अंधा फायर था। अंधेरे में फायर का धमाका हुआ। गोली सीधी अब्दुल्ला शाह के पेट में नाफ के नीचे लगी और दूसरी तरफ से निकल गई। अब्दुल्ला शाह के जिस्म में जैसे आग भड़क उठी, वो वहीं गिर पड़ा। सिपाही ने शोर मचा दिया। फायर के धमाके ने पहले ही दूसरे सिपाहियों को होशियार कर दिया था। वो दौड़कर वहां आ गए। टॉर्चें रोशन हो गई। अब्दुल्ला शाह शदीद जख्मी हालत में बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। कमांडो होगा, इसे हलाक कर दो, नहीं कमांडर के पास ले चलो। वहां शोर मच गया। अब्दुल्ला शाह का खून बेतहाशा बह रहा था। इसे कोई होश नहीं था। सिपाही इसे उठाकर दूसरे कोने वाले क्वार्टर में ले गए। इसी वक्त इंस्पेक्टर हरी प्रसाद को फ़ोन किया गया। वो जीप में बैठकर फौरन पहुंच गया। इसने अब्दुल्ला को झुककर गौर से देखा। ये ज़रूर वही कमांडो है जो फरार हो गया था। इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाओ, इससे इंट्रोगेशन होगी। जल्दी ले चलो, कहीं मर न जाए। इसी वक्त अब्दुल्ला को गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ ले जाया गया। इंस्पेक्टर हरी प्रसाद वहीं रहा। ये मालूम करके इसे तसल्ली हुई कि इसका साथी यानी सुल्तान क्वार्टर गार्ड में बंद है। फायर की आवाज़ और फिर सिपाहियों की भाग दौड़ की आवाज़ें सुल्तान ने भी सुनी थी। वो इन्हीं क्वार्टरों में से क्वार्टर के तहखाने में बंद था। उस रोज़ इसकी हालत कदरे संभली हुई थी। वो पहला दिन था कि इस पर तशद्दुद नहीं किया गया था। इसकी 2 उंगलियों के नाखून उड़ चुके थे और ज़ख्म दर्द करता था। एक आंख सूजी हुई थी और बदन पर कई मकामात पर जले हुए सिगरेट लगाने से छाले पड़ गए थे। तहखाने में हबस और सीलन थी। छत के साथ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी बड़ी मदम थी। सुल्तान नंगे फर्श पर दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठा खुदा को याद कर रहा था कि दरवाज़ा अपनी मखसूस आवाज़ के साथ खुला। इंस्पेक्टर हरी प्रसाद 2 सिपाहियों के साथ दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर ने सुल्तान के पहलू में ज़ोर से ठोकर मारी। सुल्तान दोहरा हो गया। तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ, तुम्हारा साथी भी हमने पकड़ लिया है। इसे गोली लगी है मगर हम इसे इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे। वो भी तुम्हारी तरह सिसक सिसक कर मरेगा। ये कहकर इंस्पेक्टर हरी प्रसाद चला गया। दरवाज़ा बाहर से मुकफ़ल कर दिया गया। सुल्तान समझ गया कि अब्दुल्ला शाह से छुड़ाने आया होगा और किसी सिपाही के फायर से ज़ख्मी हो गया। सुल्तान ने आलमे मदहोशी में सर झुकाया और खुदा के हुजूर दुआ मांगने लगा। जब एक रात और एक दिन गुजर गया तो कुंदनी देवदासी ने अपने सांप को सुल्तान की तलाश में दोबारा रवाना कर दिया। वो खुद वहीं धारा खू के करीब एक वीरान खंडर की समाध में डेरा लगाए बैठी थी। सांप इस वक्त चला जब शाम के साये गहरे हो गए थे। सांप को समाध से निकलते ही अपने शिकार सुल्तान की बू आना शुरू हो गई। वो इस बू का ताकुब करता नीम जंगली इलाके में पत्थरों, झाड़ियों और छोटी छोटी खुडरों में से गुजरता आगे ही आगे रेंगता चला गया। इसने भोपाल झांसी रेलवे लाइन पार की तो सुल्तान की बू तेज हो गई। बू धारा खू स्टेशन के क्वार्टरों की तरफ से आ रही थी। सांप नशीब में उतर गया। जो आगे बढ़ रहा था बू तेज हो रही थी और रेलवे क्वार्टरों की एक भी दीवार तक पहुंच गया। इस वक्त सुल्तान तहखाने में नींद बेहोशी की हालत में नंगे फर्श पर औंधा पड़ा था। दोपहर तक इस पर तशद्दुद होता रहा था। इसे तरह तरह की अजियतें दी जाती रहीं मगर इसने अपनी जुबान नहीं खोली। सांप दरवाजे की दुर्ज में से अंदर आ चुका था। बिजली के कमजोर धुंधली रोशनी में सांप ने अपने शिकार को फर्श पर औंधे पड़े देखा। वो एक तरफ से रेंगता हुआ आया और सुल्तान की पिंडली के पास रुक गया। अचानक सुल्तान को ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने इसे काटा है। इसने अपना हाथ पिंडली पर फेर
फिरा। वो सांप के दांतों के निशान महसूस न कर सका। इसे हल्का हल्का दर्द ज़रूर हुआ। उठ बैठा और गौर से पिंडली को देखने लगा। पिंडली पर साथ साथ बने हुए छोटे छोटे निशान थे, जैसे इंजेक्शन लगने के बाद खाल पर निशान पड़ जाते हैं। इसके बदन में सनसनी दौड़ गई। इसने जल्दी से उठकर फर्श का जायजा लिया, मगर सांप इसे डस कर वापस जा चुका था। सुल्तान को यकीन था कि इसे सामने डसा है। इससे पहले जब कुंदरी के सामने इसे डसा था तो ऐसे ही 2 नुक्तों के निशान पड़ गए थे। कुंदरी के ख्याल से वो दहशत ज़दा हो गया। ज़रूर ये सांप कुंदरी ने भेजा है। सुल्तान पर एक नफ्सियाती खौफ तारी हो चुका था। सांप का जहर इसे अपने जिस्म में सिरायत करता महसूस होने लगा। इसे चक्कर सा गया और वह फर्श पर लेट गया। सांप वापस कुंदरी के पास आया तो इसने सांप को उठा लिया, इसे अपने मुंह के पास लाकर सूंघा। सांप के दांतों में से सुल्तान के खून की बू आ रही थी। इस खास बू को कोई सांप या फिर कुंदरी देवदासी ही महसूस कर सकती थी, जो आदि नागिन बन चुकी थी। खुशी की एक चीख कुंदरी के मुंह से निकल गई। इसका पति देव, इसका महबूब इसे मिल गया था। इसने 2-3 बार सांप का मुंह चूमा और कहा, शाबाश, तूने मेरे पति देव को खोज निकाला है। सांप को इसने एक बार फिर चूमा और मंगलम सपेरे को आवाज़ दी। मंगलम सपेरा जल्दी से खंडर से निकलकर सामने आया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कुंदनी ने इसकी तरफ मुस्कुराते देखा। मंगलम, मेरे बेटे ने अपने पिता को ढूंढ निकाला है। इसको साल लेकर अभी जा और मालूम कर कि मेरा पति देव कहाँ है, किस हाल में है। कुंदनी देवदासी ने अपना सांप मंगलम सपेरे को दे दिया। वो सांप को अपनी कलाई के गिर्द लपेट कर वहाँ से रवाना हो गया। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। दरख्त झाड़ियों अंधेरों में सायों की तरह नजर आने लगी थी। जिस तरह सांप तारीकी में बखूबी देख लेता है, इसी तरह सपेरा मंगलम भी अंधेरे में अच्छी तरह देख लेता था। सांपों के साथ रहकर इसमें भी सांपों जैसी खसरतें पैदा हो गई थी। दरख्तों में जहाँ पगडंडी का रास्ता दूसरी जानिब निकलता था, मंगलम सपेरे ने सांप वाली कलाई ऊपर उठा दी। सांप ने जिस तरफ गर्दन फेर कर फंकार मारी, सपेरा मंगलम उसी तरफ चल पड़ा। सुल्तान देर तक नंगे फर्श पर पड़ा रहा। इसे यकीन था कि सांप ने इसकी पिंडली पर डस लिया है, मगर अब तक इस पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। इसने अपने हाथों को देखा। 2-3 लंबे लंबे सांस लिए। सब कुछ नॉर्मल था। सांप के जहर का मामूली सा असर भी जाहिर नहीं हुआ था। इसने पिंडली को देखा जहां सांप ने काटा था। वहां दांतों के 2 बारीक निशान मौजूद थे, मगर ये निशान नीले नहीं पड़े थे। वो नहीं जानता था कि कुंदनी ने सांप का जहर निकाल दिया था। कुंदनी देवदासी की तरफ तो सुल्तान का ख्याल भी नहीं गया। वो यही समझा कि इसे किसी ऐसे सांप ने काटा है जो जहरीला नहीं है। सपेरा मंगलम सांप की रहनुमाई में चलता गया। इस काले स्याह मद्रासी सपेरे की सुरख आंखें सांप की तरह अंधेरे में भी सब कुछ देख रही थी। सांप गर्दन उठाए कलाई से लिपटा हुआ था। इसकी गर्दन उठी हुई थी। जिस तरफ वो गर्दन घुमाकर फंकार मारता, सपेरा मंगलम इसी तरफ रुख कर लेता। चलते चलते वो रेलवे लाइन क्रॉस कर गया, जिसकी एक भी दीवार शुरू रात के अंधेरे में और कोने वाले बल्ब की रोशनी में कहीं साफ और कहीं धुंधली दिखाई दे रही थी। मंगलम नशीब की झाड़ियों में से गुजरता क्वार्टरों के पास आ गया। शक्ल और सूरत से वो एक मस्कीन सपेरा लगता था। सांप इसकी कलाई से लिपटा हुआ था। रंगी इस तरफ के लोगों की तरह काला स्याह था। जुबान भी वो इधर ही की बोलता था। टूटी फूटी उर्दू में भी बात कर लेता था। सांप फंकार फंकार कर क्वार्टरों की तरफ इशारा कर रहा था। सपेरा मंगलम समझ गया कि कुंदनी इसका पति देव यानी सुल्तान इन्हीं क्वार्टरों में किसी एक में बंद है। इसे हर हालत में इसका पता चलाना था। ये कुंदनी देवदासी का हुक्म था और इसका अकीदा था कि देवी कुंदनी से हुक्म दे रही है। वो बेखौफ होकर क्वार्टरों की तरफ की सामने आ गया। वहाँ रोशनी हो रही थी। 4-5 संतरी पहरा दे रहे थे। उन्होंने मंगलम को देखते ही वहीं रुकने का ऑर्डर दिया। मंगलम हाथ बांध कर खड़ा हो गया। वो रोशनी में था। सिपाहियों ने इसकी कलाई से लिपटा हुआ सांप देखा तो पूछा कि वो कौन है और इधर किस तरह निकला है। मंगलम ने आजी से कहा कि वो सपेरा है। वो एक महान आग की तलाश में है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो इसी महीने की शुरू रातों को इस तरफ टीलों में निकलता है। मैं इस महान आग को ढूंढने निकला हूँ। सिपाहियों ने इसकी तलाशी ली। इसके पास से कुछ भी ना निकला, सिर्फ कलाई में एक सांप था। सिपाही इसमें दिलचस्पी लेने लगे। एक ने पूछा, ये सांप तुमने कहाँ से पकड़ा है? मंगलम ने कहा, ये मेरा अपना बच्चा है सरकार, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जरा इसका तमाशा दिखाओ। सिपाही करीब करीब आ गए। मंगलम ने सांप को हवा में उछाल दिया। सांप कलाबाजियां लगाकर नीचे गिरा और फन उठाकर मंगलम के इशारों पर रक्स करने लगा। वो सिपाहियों में घुल मिल गया। सांप बार बार इसके हाथों से निकल कर एक क्वार्टर की तरफ भागता। वो इसी तरफ मुंह करके फंकार रहा था। इसका मतलब साफ था कि सुल्तान इसी क्वार्टर में बंद है। मंगलम सांप को इस तरफ जाने से रोक लेता था। सांप के इशारों को सिपाही नहीं समझ सकते थे। मंगलम ने सिपाहियों से सिगरेट मांगा। एक सिपाही ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर इसे दिया। तुम सारा पैकेट रख लो। सपेरे मंगलम ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान भला करे सरकार, गरीब सपेरा हूँ। आजकल शहर तो क्या देहात में भी लोगों को सांप का तमाशा देखने की फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चलती है। सिपाहियों ने सपेरे मंगलम को कुछ पैसे जमा करके दिए। मंगलम वहाँ से अपने मतलब की मालूमात हासिल किए बगैर वापस नहीं जा सकता था। इसने सांपों के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से छेड़ दिए। सिपाही बड़ी दिलचस्पी से इसकी झूठी कहानी सुनते रहे। बातों ही बातों में मंगलम ने पूछा कि वो रात के वक्त क्वार्टरों में किस लिए पहरा दे रही हैं? क्या वहाँ कोई खतरनाक डाकू कैद किया गया है?
मंगलम को बातें बनानी बड़ी आती थी। बातों ही बातों में इसने वो सब कुछ मालूम कर लिया जिसकी खातिर कुंदनी देवी ने इसे वहाँ भेजा था। जब इसे तमाम मालूमात हासिल हो गई तो वो वहाँ से वापस चला गया। कुंदनी खंडर के बाहर पत्थर की चौड़ी सिल पर आलती पालती मारे बैठी इसकी राह देख रही थी। अंधेरे में इसे मंगलम अपनी तरफ आता दिखाई दिया। कुंदनी देवदासी की सुरख आंखें इस पर जम गई। मंगलम ने करीब आकर झुककर कुंदनी को प्रणाम किया और बोला, देवी माँ, तुम्हारे पति देव का सुराग मिल गया है। कुंदनी देवी ने अपने सांप को मंगलम से लेकर अपनी गर्दन में डाल लिया और पूछा, कहाँ है वो? मंगलम ने बताया कि धाराकू के पीछे जो रेलवे वालों के वीरान क्वार्टर हैं, इसके दरमियान वाले क्वार्टर के तहखाने में पुलिस ने इसे कैद में डाल रखा है और वो जख्मी हालत में है क्योंकि पुलिस ने इसे बहुत मारा पीटा है। कुंदनी देवदासी की आंखों में खून उतरा है। इसकी सुरख आंखें और ज्यादा सुरख हो गई। इसके नथनों से एक फंकार से निकली। इसने मंगलम की तरफ देखते हुए तामुल ज़ुबान में कहा, मेरे पास बैठ जाओ और मुझे सब कुछ बताओ कि मेरे पति देव के साथ किसने जुल्म किया है। मंगलम कुंदनी के पास बैठ गया। इसने रेलवे क्वार्टरों का हदूद अरबा और वहाँ पर पुलिस की तादाद और दूसरी सारी ज़रूरी तफसीलात बता दी और आखिर में कहा, देवी माँ, मैंने तुम्हारे पति देव को देखा नहीं मगर संतरियों की ज़ुबान से सुना है कि वो तहखाने में ज़ख्मी हालत में है। कुंदनी ने जहरीली आवाज़ में कहा, मैं सबको देख लूँगी, कल तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। जब रात गहरी हो गई तो कुंदनी नागिन वीरान मंदिर के खंडर से निकली। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। ये मुदिया प्रदेश भारत के बड़े खतरनाक जंगल थी। रात को शेर और दूसरे दरिंदे शिकार को निकलते थे। कुंदनी नागिन को जाते देखकर सवेरा मंगलम भी अपनी झोंपड़ी में से निकल आया। कुंदनी ने इसकी तरफ पलट कर देखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं अकेली जाऊंगी, तुम यहीं ठहरो। मंगलम हाथ जोड़कर बोला, देवी माँ, वहाँ खतरा है, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है। कुंदनी ने सख्त लहजे में कहा, मेरे करीब मत आना, पीछे पीछे रहना। ठीक है देवी माँ। कुंदनी नागिन जंगल में आगे आगे जा रही थी। सवेरा मंगलम 6-7 कदम पीछे पीछे चल रहा था। इसकी आंखें जंगल के अंधेरे में सब कुछ देख लेती थी। कुंदनी की कलाई में इसका अपना सांप लिपटा हुआ था। इसने अपनी कमर के साथ साड़ी के अंदर मजीद 4 सांप लपेट रखे थे जो इतने जहरीले थे कि आदमी को डसकर फौरन उछल कर परे हट जाते थे कि आदमी इनके ऊपर न गिर पड़े। इनका जहर आदमी को दूसरा सांस लेने की मोहलत न देता था। जब से कुंदनी को मालूम हुआ था कि इसके पति देव और महबूब सुल्तान पर इंस्पेक्टर हरि प्रसाद ने तशद्दुद किया है और वह जख्मी हालत में क्वार्टर के तहखाने में बंद है, इसकी हालत जख्मी शेरनी की तरह हो रही थी। वो हरि प्रसाद से बदतरीन इंतकाम लेना चाहती थी मगर सबसे पहले इसे सुल्तान को वहाँ से निकालना था। जंगल के अंधेरे में वो छोटी छोटी पहाड़ियों, चट्टानों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के करीब से गुजरती धाराकू के वीरान रेलवे क्वार्टरों की तरफ जा रही थी। सपेरा मंगलम इसके हकम में चला रहा था। वो रेलवे लाइन पर पहुंच गई। दूसरी तरफ नशीब में एक जानिब गैर आबाद रेलवे क्वार्टरों की कतार में बिजली का बल्ब जलता नजर आया। कुंदनी नागिन रुक गई। रेलवे क्वार्टरों को घूर कर तक रही थी। सपेरा मंगलम इसके करीब आ गया, कहने लगा, देवी माँ, इन क्वार्टरों के दरमियान में जो क्वार्टर है इसके तहखाने में तुम्हारा पति देव कैद है। कुंदनी ने कोई जवाब न दिया। इसे दूर जलते बल्ब की रोशनी में 2 संतरी पहरा देते दिखाई दिए। वो चल फिर कर पहरा दे रहे थे। सपेरा मंगलम कहने लगा, 3 और संतरी भी हैं देवी माँ, वो क्वार्टरों के दूसरे सिरे पर पहरा देते हैं। कुंदनी ने गजबनाक आंखों से मंगलम की तरफ देखा और झिड़क कर कहा, तुम चुप नहीं रह सकते। सपेरा मंगलम हाथ जोड़कर अपने माथे तक ले गया और वहीं रेलवे लाइन के पास बैठ गया। कुंदनी नागिन अब नशीब उतरने लगी। बिजली का बल्ब क्वार्टरों के पहले सिरे पर रोशन था, दूसरा बल्ब दरमियान वाले क्वार्टरों के बाहर जल रहा था। कुंदनी ने अपनी कलाई वाला सांप साड़ी के पल्लू में लपेट कर बाएं हाथ में पकड़ लिया। वो बेखौफ होकर क्वार्टरों के पास रोशनी में आ गई। पहले क्वार्टर के बाहर जो 2 संतरी गार्ड पर थे उन्होंने गेरवी साड़ी और खुले बालों वाली औरत को देखा तो इसे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कुंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भगवान कृष्ण की मंदिर की दासी हूँ, तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। क्वार्टरों के दूसरे सिरे पर जो संतरी पहरा दे रहे थे, औरत की आवाज़ सुनकर वो भी यहाँ आ गए। अरे बंसी, कौन है ये औरत? सिपाही ने हंसकर कहा, कोई बिन सुंदरी है, हमारे लिए मंदिर का प्रसाद लाई है। सिपाही भी करीब आ गए। इनके सामने अंधेरी रात में एक सेहतमंद नीम उरिया औरत खड़ी थी। वो ललचाई हुई नज़रों से कुंदनी को देखने लगे, इससे मजाक भी करने लगे। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कुंदनी के कांधे पर हाथ रखा तो कुंदनी तड़प कर पीछे हट गई और बोली, जब तक मंदिर का प्रसाद नहीं खाओगे मैं तुम्हें अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दूंगी। ये सुनकर संतरियों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने प्रसाद मांगा। कुंदनी ने कहा, 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ, प्रसाद मेरी साड़ी के पल्लू में है। संतरी 2-2 कदम पीछे हट गए। सपेरा मंगलम रेलवे लाइन से उतरकर क्वार्टरों के करीब एक दरख्त की ओट में बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। कुंदनी ने साड़ी का पल्लू हटाकर अपना बेटा सांप एक संतरी के मुंह पर फेंक। सांप ने फौरन इस संतरी के माथे पर डस दिया। इस दौरान कुंदनी ने अपनी कमर में से 4 सांप खोलकर संतरियों की तरफ उछाल दिए। संतरी घबरा कर इधर उधर भागे। एक संतरी ने सांप पर फायर भी झोंक दिया। कुंदनी दौड़कर अंधेरे में छुप गई। 4 सांप इंसानी बू पर लगे हुए थे। वो इंसान की बू पाकर इसका ताकुब करते थे और इसे डस देते थे। 4 सांपों ने संतरियों को डस दिया था। किसी ने पिंडली पर, किसी ने उछल कर गर्दन पर और किसी ने हाथ पर। संतरी एक एक करके गिरते चले गए।
गए। सपेरे मंगलम ने संतरियों को गिरते देखा तो दौड़कर नीचे क्वार्टरों के पास आ गया। इसे मालूम था कि संतरियों को सांपों ने डस दिया है, अब वो उठ नहीं सकेंगे। कुंदनियाँ धीरे में से निकल आई। पांचों के पांचों संतरी उल्टे सीधे जमीन पर मुर्दा हालत में पड़े थे। इनके नाक मुंह से खून जारी हो गया था। कुंदनी ने अपने सांप को उठाकर अपनी गर्दन में डाला और मंगलम से पूछा, कौन सा क्वार्टर है रे? मंगलम इसे दरमियाने क्वार्टर के दरवाजे पर ले गया। ये लोहे की सलाखों वाला दरवाजा था जिस पर भारी ताला पड़ा था। कुंदनी ने मंगलम से कहा, संतरियों की तलाशी लो, इनमें से किसी के पास इसकी चाबी होगी। मंगलम सिपाहियों की लाशों के पास आ गया। एक सिपाही की बेल्ट के साथ चाबियों का गुच्छा मिल गया। वो लाकर इसने कुंदनी को दिया। कुंदनी चाबियां लगाने लगी। एक चाबी लग गई, सलाखों वाला दरवाजा खुल गया। कुंदनी ने मंगलम को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद क्वार्टर का छोटा सा दालान उबूर करके कोठरी में दाखिल हो गई। यहाँ भी एक बल्ब रोशन था। कोने में जीना नीचे उतरता था। कुंदनी जीना उतर गई। नीचे एक तंग तहखाना था। छत के साथ बिजली का बल्ब जल रहा था। बल्ब की रोशनी में कुंदनी ने अपने महबूब और पति देव सुल्तान को कम्बल ओढ़े दीवार की तरफ मुंह करके लेटे देखा। वो इसके पास आकर बैठ गई। सुल्तान ने इंसानी कदमों की चाप सुन ली थी, मगर इसने पहलू न बदला। वो यही समझा कि कोई संतरी आया होगा। कुंदनी नागन ने सुल्तान के कंधे पर अपना हाथ रखा तो सुल्तान ने कम्बल हटाकर देखा। इसके सामने कुंदनी नागन बैठी थी, इसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। सुल्तान को इस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इस वक्त वो इसे आसमानी मदद महसूस हुई। कुंदनी, तुम कैसे आ गई? संतरी कहाँ हैं? कुंदनी ने कहा, इन सबको मैंने हलाक कर डाला है, उठो मेरे साथ चलो। सुल्तान की एक आंख सूजी हुई थी, एक हाथ के नाखून भी जख्मी थे। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो हैरान था कि इस औरत ने कैसे इतने संतरियों को हलाक किया है, मगर ये इन बातों के सोचने का वक्त नहीं था। कुंदनी सहारा देकर सुल्तान को तहखाने के जीने तक लाई। सुल्तान ने कहा, मेरा कोई दूसरा साथी तो इन क्वार्टरों में नहीं है कुंदनी? कुंदनी कहने लगी, नहीं, मंगलम ने मुझे बताया था कि यहाँ सिर्फ तुम ही बंद हो, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। वो क्वार्टर से बाहर आ गए। सुल्तान ने सिपाहियों की लाशें देखी तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मंगलम सपेरा लाशों से जरा परे हटकर जमीन पर बैठा था। कुंदनी और सुल्तान को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। देवी माँ, देर न लगाओ, हो सकता है पहरा बदलने वाले संतरी आ रहे हों। सुल्तान के जख्मी हाथ की उंगलियां दर्द कर रही थी, मगर वो कुंदनी के साथ रेलवे लाइन की तरफ तेज तेज कदम उठाता बढ़ा। रेलवे लाइन पार करके वो घने जंगल में दाखिल हो गए। सुल्तान ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं कुंदनी? कुंदनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे घर जा रहे हो मेरे पति देव। सुल्तान का हलक कड़वा सा हो गया। वो दिल में सोचने लगा कि भारतीय पुलिस की कैद से तो आज़ाद हो गया हूँ, अब इस नागन की कैद से भी मौका पाकर निकलना होगा। सपेरा मंगलम अब आगे आगे जा रहा था ताकि अगर किसी जंगली दरिंदे का कोई खतरा हो तो इन्हें आगाह कर दे। वो शेर हाथी की दूर से बू सूंघ लेता था। एक टीले का मोड़ मुड़ते हुए मंगलम रुक गया और कुंदनी से कहने लगा, देवी माँ, पुलिस को पता चल जाएगा, वो अपनी कैदी की तलाश में सारे जंगल को छान मारेगी। मेरी मानो तो हमें इस इलाके से ही निकल जाना चाहिए। कुंदनी रुकी नहीं, चलती गई, बोली, यहाँ तुम्हारे बाप का कोई किला है जहाँ हम जाकर छुप जाएंगे? सुल्तान ने कहा, कुंदनी, मंगलम ठीक कहता है, अगर रात को नहीं तो सुबह ज़रूर पुलिस मेरी तलाश में निकल खड़ी होगी। ये सारा जंगल इसकी जद में है, हम किसी गार में भी छुपे तो पुलिस इसमें ढूंढ निकालेगी। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।